हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रीतिकालीन शिल्पगत विशेषताएं। तो दोस्तों, इससे पहले की जो हमारी क्लासेज हैं उसके अंतर्गत हमने रीतिकाल का आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था और बहुत विशेष तरीके से उसकी क्लास हमने कराई थी। तो आई होप आपने हमारी वो क्लास प्लेलिस्ट से देख ली होगी। और इससे पहले की क्लास जो रही है वो रीतिकाल पर ही आधारित रही है। तो उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे रीतिकालीन शिल्प का जो विशेषताएं हैं और इस काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। जो अभ्यर्थी अभी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता की एक विशेष तैयारी के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी एलटी के कैंडिडेट्स हैं वो रीतिकालीन टॉपिक को अपना बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच करते रहिएगा। साथ ही जो है अपने प्यारे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारा है रीतिकाल की शिल्पगत विशेषताएं। ठीक है। तो दोस्तों, जो रीतिकाल है इसके अंतर्गत जो है मेन सबसे पहली बात है सतसई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ था। तो इससे पहले जो क्लास है हमने रीतिकाल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि रीतिकाल में क्या क्या चीज़ें मेन थी और क्या इसके अंतर्गत हुआ था और कब से कब तक का ये समय है। ये सब कुछ हमने पहली क्लास में करा चुके हैं और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के तौर पर कराए हैं। ठीक है। तो आज हमारा है इसकी विशेषताएं। तो सतसई परंपरा का पुनरुद्धार इस रीतिकाल के अंतर्गत किया गया था। साथ ही जो काव्य भाषा रही थी इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया होता, इसमें क्या हुआ था, ब्रज भाषा का। ठीक है। और ब्रज भाषा में क्या होता है दोस्तों, श्रुति मधुर और कोमल कांत पदावलियों के द्वारा ये तराशी हुई भाषा होती है ब्रज भाषा। तो इसमें जो है मैक्सिमम हिंदी के अंतर्गत जो काव्य संग्रह है दोस्तों वो ब्रज भाषा में ही किया गया है। इसके अलावा काव्य रूप जो है मुख्यतः मुक्तक का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, मुक्तक का प्रयोग किया गया था। तो रीतिकालीन जो शिल्पगत विशेषता थी इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, तो इसमें मुक्तक का प्रयोग किया गया था। इसमें मेन था दोहा छंद की प्रधानता। ठीक है। तो दोहा छंद का सबसे ज़्यादा यूज किया गया था, क्योंकि दोहा जो है, दोहे क्या होते हैं दोस्तों, गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। और ये सहेली की कहावत इस काल में रीतिकाल में चरितार्थ हुई थी। लोकप्रियता के लिहाज से अगर देखें तो संस्कृत के श्लोक और अरबी फारसी भाषा के जो शेर थे वो समतुल्य थे। ठीक है। जो संस्कृत के श्लोक थे और अरबी फारसी के जो शेर थे वो समतुल्य थे। और दोहे के अलावा सवैया यानी कि श्रृंगार रस के अनुकूल जो छंद होता है उसको हम सवैया कहते हैं। और साथ ही वीर रस के अनुकूल जो छंद है उसको कवित्त छंद। तो इनकी प्रधानता रीतिकाल में प्रमुखता से पाई गई थी। तो रीतिकालीन प्रमुख छंद कौन से हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सवैया छंद है और कवित्त छंद, इन दोनों का इसमें जो है प्रयोग किया गया था। और जो सवैया छंद है वो श्रृंगार रस के अनुकूल छंद है। और जो कवित्त छंद है दोस्तों किसके अनुकूल है, वो है वीर रस के अनुकूल। ठीक है। अब जो केशव दास की जो रचना है रामचंद्रिका, केशव दास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। तो इस काल में जो रामचंद्रिका जो केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, उसको छंदों का क्या कहा जाता है, अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है केशव दास की रचना रामचंद्रिका। ठीक है। तो ये छंदों पर आधारित है, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रीति मुक्त और रीति स्वच्छंद काव्य की जो विशेषताएं थी वो क्या क्या रही इसमें। ठीक है। तो पहले तो हमने इसमें कौन सी विशेषता पर किया, शिल्पगत विशेषताओं पर चर्चा की है। और अब हम बात करते हैं रीति स्वच्छंद काव्य की विशेषताएं रीतिकाल की। ठीक है। रीति मुक्त जो थी, तो बंधन या परिपाटी से मुक्त रहकर रीति काव्य धारा के प्रवाह के विरुद्ध एक अलग तथा विशिष्ट पहचान बनाने वाली काव्य धारा क्या कहलाती है, रीति मुक्त काव्य धारा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से एक परिशिष्ट तौर पे एक विशिष्ट पहचान बनाने वाली जो काव्य धारा है उसको रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, बंधन और परिपाटी से मुक्त होकर
काव्य की रचनाएं की जाती हैं। ठीक है, तो ये काव्य धारा जो है, काव्य धारा का जो प्रवाह के विरुद्ध एक अलग विशिष्ट पहचान बनाने वाली काव्य धारा को हम रीति मुक्त काव्य के नाम से भी जानते हैं। जो रीति मुक्त काव्य है दोस्तों, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इस पर हम चर्चा करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, और मेन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है आप इनमें अगर कोई नई चीज़ आपको देखने को मिलती है तो उनको नोट कर लीजिएगा, और जिन चीज़ों को आप जानते हैं तो ये आपका रिवीजन है, इसलिए जो है आप इसको जो है वैसे भी अपनी तैयारी के तौर पे 2-3 बार सुन के भी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको एक बेहतरीन प्रिपरेशन यहाँ से देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब इसमें जो रीति मुक्त काव्य की जो विशेषताएं क्या क्या थी, एक तो रीति स्वच्छंदता इसके अंतर्गत थी। क्या थी? रीति स्वच्छंदता। ठीक है, इसके अलावा स्व अनुभूत प्रेम की अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत की गई थी, यानी कि खुद में अनुभूत होने वाली जो प्रेम था उसको, उसकी अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत हुई थी। और उसके अलावा विरह का आधिक्य था। ठीक है, तो विरह की जो है आधिक्यता थी इसके अंतर्गत। साथ ही कला पक्ष के स्थान पर भाव पक्ष पर जोर दिया गया था। किस पे जोर दिया गया था? कला पक्ष के स्थान पर किस पे दिया गया था? भाव पक्ष पर अधिक जोर दिया गया था। इसके अलावा पृथक से अलग से काव्य दर्श प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया गया था। ठीक है, तो पृथक काव्य दर्श और प्राचीन काव्य परंपरा का इसमें क्या किया गया था? त्याग किया गया था दोस्तों। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या था दोस्तों, मेन पॉइंट था इसमें सहज, स्वाभाविक और प्रभावी अभिव्यक्ति को इसमें महत्व दिया गया था। ठीक है, तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी, प्रभावी अभिव्यक्ति थी, और सहज तरीके से अभिव्यक्ति की इसमें जो है आज़ादी की गई थी। साथ ही दोस्तों इसमें क्या था कि सरल, मनोहारी बिंब योजना व सटीक प्रतीक विधान इसके अंतर्गत रखा गया था। तो सरल था, मनोहारी बिंब योजना थी, और सटीक प्रतीक विधान इसमें रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत। अब इसमें मेन क्या था दोस्तों, रीतकालीन देव ने फ्रायड की तरह, लेकिन फ्रायड के बहुत पहले ही जो काम को समस्त जीवों की प्रक्रियाओं के केंद्र में रखकर अपने समस्त क्रांतिकारी चिंतन किया था। ठीक है, तो रीतकालीन जो देव थे, देव ने फ्रायड की तरह ही जो है उससे, जबकि फ्रायड से बहुत पहले ये चीज़ें हो गई थी, तो इन्होंने काम को समस्त जीवों की प्रक्रियाओं के केंद्र में रखकर अपने समस्त क्रांतिकारी चिंतन को इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट इसके अंतर्गत है। तो ये थी दोस्तों रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं। आई होप आपने रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताओं को आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, यानी कि इस इस रीतिकालीन जो काव्य थे इसके अंतर्गत मुख्य वाक्य क्या क्या थे। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। अगर आप रीतिकाल से समझें तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसके जो वाक्य हैं, किसने कहा है ना, ये शब्द किसके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उसके भी हमने नोट्स इसमें रखे हैं। साथ ही इसके अंतर्गत हमने रचनाओं का भी कलेक्शन इसमें इसके अंतर्गत रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाली हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपकी क्लास मिसिंग होने का मतलब है आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक कर जाएंगे। और आपको पता है कि 1, 1.5, 2 नंबर से कितनी मेरिट जो है ऊपर नीचे हो जाती है। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है दोस्तों, आप डिटेल पढ़िए अच्छे तरीके से, सुनिए समझिए उसको, और जो चीज़ थोड़ा नया लग रहा है उसको नोट भी करते रहिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों इस रीतिकाल की प्रमुख पंक्तियाँ क्या क्या थी। जैसे ये जो है आप देख रहे हो, इत आवति चली जाति उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी। तो इसमें चढ़ी हिडोरे सी रहे लागे उसासनु हाथ। तो इसमें क्या है कि दोस्तों जो बिरही नायिका है अपनी इतनी आसक्त हो गई कि सांस लेने मात्र से 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, और सांस छोड़ने मात्र से 6-7 हाथ आगे चली जाती है। ऐसा लगता है कि मानो जमीन पर खड़ी ना होकर हिंडोले पर चढ़ी हुई है। तो ये जो है किसने कहा है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये बिहारी की हैं। ठीक है, तो बिहारी ने कहा है, इत आवति चली जाति उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिडोरे सी रहे लागे उसासनु हाथ। ठीक है, तो ये किसने कहा है? बिहारी ने कहा है।
अगला वाक्य है वासर की संपत्ति उल्लूक ज्यों चितवन। तो इसका अर्थ है जिस तरह दिन में उल्लू संपत्ति की ओर नहीं ताकते, उसी तरह राम अन्य स्त्री की तरफ नहीं देखते। तो ये किसने कहा है? वासर की संपत्ति उल्लूक ज्यों चितवन। तो ये किसने कहा है? ये केशव दास का है। ठीक है, ये वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों, आगे के कवि ऋषि हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि आगे के कवि रीझें तो कविता है, अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना ही सही। तो किसने कहा था? भिखारी दास ने। ये किसने कहा था? ये भिखारी दास ने कहा था। तो भिखारी दास की जो वाक्य है वह है, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो ये भिखारी दास ने कहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला लेते हैं, जान्हो चहे जू थोड़े ही। इसको नोट कर लीजिएगा। जान्हो चाहे चहे जू थोड़े ही, रस कविता को वंश। तीन रसिकन के हेतु यह, कान्हो रस सारंस। ये किसने कहा है? ये कहा है भिखारी दास ने। अगला है, काव्य की रीति सीखी सुखवीन शौ। मैंने काव्य की रीति कवियों से ही सीखी है, ये भी भिखारी दास ने कहा है। तुलसी गंग दूबों भय सुकविन के सरदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपको प्रीवियस पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो तुलसी गंग दूबों भय सुकविन के सरदार, किसने कहा था? बिहारी दास ने। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भिखारी दास की हैं। किसकी हैं दोस्तों? भिखारी दास की। तुलसी गंग दूबो भय सुकविन के सरदार, भिखारी दास की ये वाक्य हैं। ठीक है, ये वाक्य भिखारी दास का है। अगला है दोस्तों, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्धि अनुसार। तो रीति सुभाषा कवित की वर्णन सुधि अनुसार, ये किसका वाक्य है? तो ये जो वाक्य कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है चिंतामणि के द्वारा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये किसकी है दोस्तों? ये है देव ने। ये वाक्य, ये पंक्ति जो कही है, ये देव ने कही है। ठीक है, अगला घनानंद की पंक्ति है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो केवल इम्पोर्टेंट पंक्तियां ही हमने इसमें ली हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं ली हैं। अगला है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नैकु सयानप बांक नहीं। तह साँचे चलें ताजी, आपन पों झिझकें कपटी के जे निशांक नहीं। ये किसके हैं दोस्तों? ये है घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। अगली पंक्ति है दोस्तों, यह कैसो संयोग न सूझ पड़े जो वियोग न एको बिछोहत है। ऐसो कैसो, यह कैसो संयोग न सूझ पड़े जो वियोग न एको बिछोहत है। ये किसका है? ये है घनानंद का। किसका है दोस्तों? घनानंद का है, और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सारे के सारे जो हमने रखे हैं, ये पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं दोस्तों, बिल्कुल स्किप ना करें, इनको नोट्स बना के रखें। ठीक है, अगली पंक्ति है दोस्तों, मोहे तो मेरे कवित बनावत। मोहे तो मेरे कवित बनावत, ये किसका है? ये घनानंद ने कहा है दोस्तों। ये वाक्य किसने कहा है? ये घनानंद का है। ये पंक्ति घनानंद की है, मोहे तो मेरे कवित बनावत। अगला है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार से धानबो है। ये किसने कहा है? ये बोधा ने कहा है दोस्तों। ठीक है, अगला है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरल सुवृत भूषण बिनुन विराजई कविता वनिता मीत। ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है केशवदास ने। अगला है, लोचन वचन प्रसाद मृदुहास वास चित्त मोद, इतने प्रकट जानिए वर्णत सुकवि विनोद। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है मतीराम ने। किसने कहा है? ये मतीराम ने कहा है। अगला है दोस्तों, युक्ति सराही मुक्ति हेतु मुक्ति भुक्ति को धाम, युक्ति मुक्ति और भुक्ति को मूल सो कहियो काम। तो ये किसने कहा है? ये कहा है देव ने। ठीक है दोस्तों, और लास्ट हम लेते हैं इसमें बिहारी द्वारा कही हुई। यह है दोस्तों बिहारी की
तो इन्होंने कहा है, अगला है दोस्तों, बिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये खेलन होरी ये किसने कहा था दोस्तों? ये पद्माकर ने कहा था। और आखिन मुदिबे के मिस आन अचानक पीठी उरोज लगावे। ठीक है, आखिन मुदिबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, ये किसकी है? ये चिंतामणि ने कहा है। ठीक है, अगला है, मानस की जात सब हैं एके पहचानबो। ठीक है, मानस की जात सब हैं एके पहचानबो, ये जो पंक्ति है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले आई हुई है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लास्ट हम ले रहे हैं देव की दोस्तों। इन्होंने क्या कहा है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ठीक है, तो ये किसकी है? देव की है। और ये आपका दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। एक बार फिर सुन लीजिए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो किसकी है ये? देव का ये पंक्ति जो है देव के द्वारा कही गई है। तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर मध्यकालीन यानी कि रीतिकालीन रचना एवं रचनाकारों की। ठीक है, तो आपने इसकी विशेषताएं समझ ली रीतिकाल की, और साथ ही रीतिबद्ध और रीति मुक्ति की पूरी अच्छे से चर्चा सुन ली है। और पूरा जो है इस काव्य की जो पंक्तियां हैं विशेष, वो आपने नोट कर ली होंगी। अब बात करते हैं उत्तर मध्यकालीन जो रीतिकालीन रचनाकार और रचनाएं हैं। तो ये भी हमने बहुत शॉर्ट लिस्टेड कर रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही ले रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चिंतामणि की। तो चिंतामणि की रचनाएं क्या क्या हैं? एक है कविकुल कल्पतरु। क्या है? कविकुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। तो ये चिंतामणि की रचनाएं हैं दोस्तों। अगला है मतीराम की जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? रसराज है, ललित ललाम है, अलंकार पंचासिका है, और साथ ही वृत्त कौमुदी है। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। राजा जसवंत सिंह की है दोस्तों भाषा भूषण। इनको आप जरूर नोट करिएगा। मैं थोड़ा इसको स्पीड में लूँगा क्योंकि आपको एक साथ सारा कलेक्शन देखने को यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है राजा जसवंत सिंह की होगी भाषा भूषण। इसके अलावा भिखारी दास की रचनाएं जो हैं, एक तो काव्य निर्णय है और श्रृंगार निर्णय है। ये दोनों रचनाएं जो है भिखारी दास की हैं दोस्तों। अगला है याकूब खां की जो रचना है दोस्तों रस भूषण है। भाषा भूषण क्या है? राजा जसवंत सिंह की है। और रस भूषण किसकी है? याकूब खां की। ठीक है, इसके अलावा रसिक सुमति की जो काव्य रचना है दोस्तों, वो क्या है? अलंकार चंद्रोदय। क्या है दोस्तों? अलंकार चंद्रोदय है रसिक सुमति की। ठीक है, अलंकार चंद्रोदय। और उसके बाद है दोस्तों आपका दुल्हा। दुल्हा की क्या है? कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण किसकी है? दुल्हा की है दोस्तों। अगला है जो देव की रचना है दोस्तों, कौन से हैं? शब्द रसायन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। काव्य रसायन हो गया, शब्द रसायन हो गया, भाव विलाप हो गया, और भवानी विलास हो गया। भवानी विलास भी दोस्तों देव की है। ठीक है, इसके अलावा सुजान विनोद भी देव की है, और सुख सागर तरंग ये भी सब देव की हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए देव की रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। कभी काव्य पंक्तियां पूछी जा रही हैं, कभी उनकी रचनाएं पूछी जा रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है इसके अंतर्गत काव्य रचनाकार के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो कुलपति मिश्र, अब बात करते हैं दोस्तों कुलपति मिश्र की जो रचना है वो है रस रहस्य। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्रीवियस पेपर को उठाएंगे तो आपको रस रहस्य बहुत बार मिलेगा, और हमने प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत भी इसको बार बार कराया है। तो कुलपति मिश्र की है दोस्तों, यूनिक है। इसके अलावा रसाणव, रसाणव ये सुखदेव मिश्र के हैं। रस प्रबोध दोस्तों रसलीन की है। ये चार के चार इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। रस प्रबोध जो है रसलीन की है, रस रहस्य कुलपति की है, रसाणव जो है सुखदेव की है। अलग अलग देखिए, रस नाम सब में आ रहा है, रस सब में है, लेकिन रचनाकार अलग अलग हैं। इसके अलावा दलपति राय की दोस्तों अलंकार रत्नाकर, आपने इससे पहले के पहले प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन हमने उसमें भी लिया था।
तो दलपति राय के है अलंकार रत्नाकर। तो ये 4 के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप ज़रूर नोट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बिहारी की रचना। बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी की है बिहारी सत से। ये बिहारी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रस निधि की जो रचना है वो रतन हजारा। ये रतन हजारा किसकी है दोस्तों? ये है रस निधि। ठीक है, ये है। इसके अलावा दोस्तों आपका घनानंद की कौन सी है? सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता और प्रीति पावश और पदावली। ये सॉरी घनानंद की हैं दोस्तों। किसकी हैं? घनानंद की कौन सी है? सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, प्रीति पावस और पदावली। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आलम की है वो कौन सी है? आलम केली। आलम केली इनकी रचना है, आलम केली। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा जो ठाकुर की रचना है वो ठाकुर ठसक। क्या है? ठाकुर ठसक। बहुत अच्छा जो है रचना है, और उसी से आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठाकुर ठसक। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अपने ग्रुप्स में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इतनी हेल्प आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सभी किसी की भी हेल्प करने का मतलब है अपनी हेल्प स्वयं होती है। कोई ना कोई आपकी हेल्प भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये है। अगला है बोधा। बोधा की कौन सी है दोस्तों? बिरह बारिश। एक तो विरह बारिश किसकी रचना है? बोधा की है। और इश्क नामा, इश्क नामा भी किसकी है? बोधा की है दोस्तों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर बात करें द्विज देव की कौन कौन सी रचनाएं हैं? द्विज देव जो है रीतिकालीन काव्य शास्त्री हैं, तो इनका जो है श्रृंगार बत्तीसी है, श्रृंगार चालीसी है, श्रृंगार लतिका है। ठीक है, ये तीन तीन जो है दोस्तों, ये जो हैं श्रृंगार से संबंधित किसके हैं? द्विजदेव के हैं। किसके हैं? द्विजदेव। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी और श्रृंगार लतिका। ठीक है, इसके अलावा लाल कवि की जो है दोस्तों कौन सी है? छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश दोस्तों लाल कवि की रचना है। इसके अलावा पद्माकर भट्ट की कौन कौन सी है? पद्माकर भट्ट की जो है दोस्तों हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक है, हिम्मत बहादुर विरुदावली ये एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, पद्माकर भट्ट का प्रबंध काव्य के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा जो सूदन की है दोस्तों, सुजान चरित। सूदन की कौन सी रचना है? सुजान चरित। तो ये एक प्रबंध काव्य के तौर पर जानी जाती है, सुजान चरित। इसके अलावा खुमान की कौन सी है? लक्ष्मण शतक। लक्ष्मण शतक किसकी है दोस्तों? खुमान की। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जोधराज की कौन सी है दोस्तों? वह है हमीर रासो। हमीर रासो किसकी है? जोधराज की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमीर रासो। इसके अलावा भूषण की कौन कौन सी है? देखिए शिवराज भूषण, शिवा बावनी। इसके अलावा छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक तो बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इवनली ये जो है अन्य कॉमन एग्जाम जो ग्रुप सी के होते हैं उनमें भी पूछा गया है। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ये भूषण की है, क्योंकि वहाँ भी हिंदी आती है तो यहाँ पर रचनाओं में पूछी जाती है। इसके अलावा वृंद की कौन सी है दोस्तों? वृंद सतसई। वृंद सतसई किसकी है? वृंद की। इसके अलावा राम सहाय दास की जो रचना है वो राम सतसई है। राम सहाय दास की कौन सी है? राम सतसई। इसके अलावा दीनदयाल गिरी की जो रचना है वो क्या है? अन्योक्ति कल्पद्रुम। अन्योक्ति कल्पद्रुम किसकी है? दीन दयाल गिरी की। ठीक है, तो अन्योक्ति कल्पद्रुम भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमने जो रखे हैं दोस्तों वो सारे इम्पोर्टेंट ही रखे हैं, इसलिए आप मैक्सिमम चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें आपको याद भी जरूर होंगी, तो इसलिए जो है आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गिरधर कविराय। गिरधर कविराय की जो है स्फुट चंद, स्फुट छंद। ठीक है, स्फुट छंद जो है ये गिरधर कविराय की है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की भी पूछी गई है एग्जाम में। तो एक तो सुनीति प्रकाश है गुरु गोविंद सिंह की। इसके अलावा सर्व 16 प्रकाश है उनकी। और साथ ही चंडी चरित्र। चंडी चरित्र भी किसकी रचना है दोस्तों? यह है गुरु गोविंद सिंह की, चंडी चरित्र। ठीक है दोस्तों, तो यह है दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी।
क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेस हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। साथ ही जो अभ्यर्थी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो हमारी लगातार डेली क्लासेस देखने को मिल रही हैं। और जिन अभ्यर्थियों में अभी भी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज़रूर चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। तो हमारे पास हिंदी प्रवक्ता विशेष अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्लासेस और भी अच्छे तरीके से मिलेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस सेट की क्लास लेते हैं तो हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान सी कॉस्ट में ज्वाइन इसमें रखी गई है मेंबरशिप। तो क्योंकि आप बहुत महंगे कोर्स पे इन्वेस्ट ना करें इसलिए हमने शॉर्ट कोर्स में रखा गया है। शॉर्ट पेमेंट में आपको जॉइन सेक्शन रखा गया है। तो आप जॉइन सेक्शन में जाके अलग अलग क्लासों के आप देख सकते हैं, जो आपको उचित लगे आप उसको ज्वाइन करके क्लासेस ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और साथ ही जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि आपको पीडीएफ क्लासेस भी हमारे क्लास की पीडीएफ जो है वहाँ पर टेलीग्राम पे देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।